जनादेश एक्सप्रेस लाइव में आप सबका स्वागत है। और आज हम आप सबको आमंत्रित किए हुए हैं शिक्षा के बाजारीकरण मुद्दे पे। यह शब्द सुनने में तो अटपटा लग रहा है, लेकिन अगर इसके वास्तविकता को अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे पूरे समाज के अंदर यही दिख रहा है कि शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है। कोरोना काल में जहां लोग अपने जीवन यापन करने की व्यवस्था से जूझ रहे हैं, वहीं विद्यालयों के द्वारा जिस प्रकार की गतिविधियां की जा रही हैं, उससे इस शब्द को की सत्यता को साबित करने के लिए मुझे लगता है कि फिर दूसरा कोई आयाम नहीं दिखाया जा सकता है, और उनके कर्मों के द्वारा वह सत्यता या इस तथ्य की सत्यता हो जाती है कि वास्तव में शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है। इस मुद्दे पे आज बहस करने के लिए, आज इस पे अपना वक्तव्य देने के लिए कि इसको कैसे सही किया जा सकता है, बच्चों को और अभिभावकों को कैसे एक अच्छा माध्यम बताया जा सकता है, इसके लिए हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ मुंबई से शिशिर कुमार जी जुड़े हुए हैं, जिन्हें बिहार का दूसरा चाणक्य कहा जाता है। उसके बाद दिल्ली से हमारे आरपी सर जुड़े हुए हैं, राणा प्रताप सर, जो कैरियर प्लस के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और एक हमारे नीति आयोग से संक्रमण मिश्र जी जुड़े हुए हैं। संक्रमण जी, आप अपना फोटो कम से कम ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए आप। अब हम इसको शुरुआत करते हुए आरपी सर से चाहेंगे कि शिक्षा का बाजारीकरण पे आप अपने वक्तव्य को रखें कि कैसे इसको सही किया जा सकता है, कैसे बच्चों को एक अच्छा माध्यम मिल सकता है, कैसे बच्चे और अभिभावक और विद्यालय का आपस में सामंजस्य स्थापित हो सकता है। इस पर आप अपना प्रकाश डालें, आरपी सर। मेरा नाम आरपी सिंह है और मैं कई संस्थानों में एजुकेशन फैकल्टी काम किया हूँ। और यदि मैं इस बातचीत की शुरुआत स्वयं से करूं, यानी अपने आप से करूं, तो मैं एक बहुत ही सुदूर, बहुत ही बैकवर्ड जगह माना जाता था इस हिंदुस्तान के मानचित्र में, जिसका नाम है देवरिया। वहां से भी लगभग 47 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गांव हुआ करता था। और मुझे याद है कि मेरे गांव में लगभग 4 से 5 महीने पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि स्कूल की छत नहीं थी। लेकिन उस स्कूल के अंदर जो 2 शिक्षक थे, जिनका अपना एक मजबूत चरित्र था, शिक्षा देने की जो उनकी वैल्यू थी, उससे हम इतने इंस्पायर थे, हम लोग इतने खुश थे कि उन लोगों ने उस बचपन काल में जो हम लोगों के अंदर चरित्र का निर्माण किया, वो आज भी काम आ रहा है। हम लोगों ने कभी भी, जैसा कि अभय जी ने सवाल किया कि बाजारीकरण या व्यवसायीकरण आज शिक्षा जगत में सुरसा की तरह खोले हुए खड़ा है। हर तरफ यदि देखा जाए, मेरे चारों तरफ किस तरीके का, मैं देहरादून में भी विजिट करता हूँ, मैंने कई संस्थानों में अपनी शिक्षाएं दी, और हमने एक चीज नोटिस किया कि किस तरीके से, यदि आप लॉर्ड मैकाले के टाइम से आए, उसने हमारे देश में एक्चुअली में नींव वही पड़ी थी। जब अनुदान काटा जाने लगा, संस्कृत के छोटे छोटे पाठशालों में बच्चों को बेस्ट एजुकेशन प्रणाली थी, है ना, जहां पर एक यूनिफॉर्मिसिटी थी। यदि आप प्राचीन काल से पीछे जाएं तो उस गुरुकुल में जहां कृष्ण और सुदामा एक साथ बैठ के पढ़ते थे, तो बच्चों के अंदर एक बड़ी सच्ची भावनाएं होती थी। यदि आप 700 वर्ष पहले की बात देखें, हमारा देश एक केंद्र, यानी तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है, लोग हमें यहाँ पढ़ने आते थे। विक्रमशिला है, नालंदा यूनिवर्सिटी थी। क्या वहां पर पढ़ाई नहीं होती थी? लेकिन वहां व्यवसाय नहीं था, वो बाजार नहीं था। वहां पर एक बहुत ही यूनिफॉर्म सिस्टम था, और जो हमारे शिक्षक थे, उनके अंदर शिक्षा देने की एक बड़ी सुंदर भावना थी। शिक्षक वही है जिसके अंदर शिक्षा की भावना हो। हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में कि लोग इंस्टीट्यूट खोलते हैं। आप यदि राजस्थान की कोटा में जाएं, मैं वहां भी विजिट किया हूं, और वहां हमने एक चीज देखी। हमने क्या देखा कि जो फैकल्टी, जो शिक्षक
चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो विश्वविद्यालय में हो, वो अपने टैलेंट को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने ज्ञान को, अपने विजडम को वो बच्चों को नहीं देता है जो सरकारी तंत्र में काम करते हैं। लेकिन वही स्कॉलर, वही शिक्षक जब वो प्राइवेट यानी निजी प्राइवेट कोचिंग्स में जाता है तो अपना वो बेस्ट देता है। यानी इस तरीके के जो मूल्यों में गिरावट आई, ये पिछले 40-50 सालों से काफी हद तक मैंने ये देखा है कि बाजारीकरण या व्यवसायीकरण बहुत रूट लेवल पे जा चुका है। इससे होता क्या है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, है ना, जहां पर एटलीस्ट स्टिल यूनिफॉर्मेसी, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं, हॉस्टल में पढ़ते हैं, यदि आप वहां देखें जहां पर फीस निश्चित नहीं है, अलग, और इस तरीके से मैंने ये भी पिछले कुछ वर्षों में नोटिस किया है कि स्कूल किताबें बेचना शुरू कर दिया। क्यों बेचता है? क्योंकि पब्लिशर से उसकी अपनी परसेंटेज है। तो इस तरीके यूनिफॉर्म could be available at the marketplace, but स्कूल यूनिफॉर्म देता है। तो एक स्कूल जो केंद्र है विद्या देने का, वहां पर इस तरीके की चीजें बहुत प्रचलित हो गई है। और जो गार्जियन है, जहां तक अभी बताया कि गार्जियन लोग हैं, मेरे को तो नहीं लगता है कि गार्जियन एक यूनिटी के साथ यदि उसको बहिष्कार करे या उसका अपोज करे, एक छोटा सा आंदोलन करे, तो इसमें डेफिनेटली इस बाजारीकरण को रोका जा सकता है। दिस इज माय लिटिल इंफॉर्मेशन व्हिच आई वांटेड टू शेयर मिस्टर है। ओवर टू यू। अभय जी। सर बहुत अच्छा लगा आपने बताया, हमारे श्रोताओं ने देखा, और बहुत ही अच्छा परिभाषा आपने दिया उस गुरुकुल का। अब हम अगले वक्ता अपने शिशिर कुमार सर को आमंत्रित करना चाहते हैं, जो हमारे बिहार से दूसरे चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं, और इन्होंने जो योगदान किया, आज जो बच्चों के अंदर, इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों के अंदर जो इनके प्रति सम्मान है, मुझे लगता है कि गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सटीक बैठती है। तो हम आमंत्रित करते हैं शिशिर कुमार सर को। शिशिर कुमार सर, आप इस पे प्रकाश डालें। नमस्कार आरपी सिंह जी, मिश्रा जी, अभय जी और आपके जो भी आज उपस्थित श्रोतागण हैं, सबों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। इसके पहले कि मैं वार्तालाप शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि पहले ये समझें हम कि शिक्षा है क्या। मैं विवेकानंद जी को कोट करना चाहूंगा। विवेकानंद जी ने कहा है, हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, जिससे मन में शांति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। ऐसी शिक्षा की परिकल्पना विवेकानंद ने की थी। अब शिक्षा में बहुत सारा चीज है। चर्चिल ने एक बार बड़ा अच्छा लिखा है कि मैं सीखना तो चाहता हूं, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। इसका मतलब ये है कि हम जो पढ़ाई कराते हैं वो सब सिखलाई में परिवर्तित नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि टीचिंग इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लर्निंग। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम किसी विद्यार्थी को एक दिन के लिए कुछ पढ़ाएं, उससे बेहतर है कि उसको हम ऐसे पढ़ाएं ताकि उसके अंदर सीखने की लालसा, उत्कंठा उत्पन्न हो जाए, ताकि वो खुद सीखता रहे। शिक्षा इसका नाम है। शिक्षा एक कॉमन सेंस का नाम है। आज के शिक्षा में क्या हो गया है, इतनी थ्योरेटिकल हो गई है, सैद्धांतिक हो गई है कि उसमें कॉमन सेंस मिसिंग है। और अगर कॉमन सेंस ही नहीं है तो वो शिक्षा किस काम की होगी आगे जाकर। अब बाजारीकरण और व्यापारीकरण को हम चाहेंगे थोड़ा एक्सप्लेन करना। व्यापारीकरण और बाजारीकरण हम कहते हैं जिसमें हम कुछ पूंजी लगाते हैं और हम आर्थिक लाभ कमाते हैं, इसको कहते हैं व्यापारीकरण और बाजारीकरण।
मुझे याद है 1965 में 1965 में फिलिप कॉटलर नाम के मार्केटिंग के एक गुरु हुए हैं, जिनका देहांत अभी 2-3 साल पहले हुआ। उन्होंने कहा था कि शिक्षा उद्योग और सुंदरता का उद्योग बहुत आगे बढ़ने वाला है भविष्य में। उनको अमेरिकन पार्लियामेंट ने स्ट्रक्चर दिया था कि शिक्षा को आप उद्योग कैसे कह सकते हैं। आज के दिनों में आप देखेंगे तो शिक्षा उद्योग बन के रह गई है। अब सवाल ये है कि क्या शिक्षा का बाजारीकरण अभी हुआ है या क्यों हुआ है। थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम जाना चाहेंगे। जब सबसे पहले ईस्वी से 700 साल पहले हमारे देश में, जैसे हमारे सिंह साहब ने बताया, आरपी सिंह साहब ने, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा नाम के विश्वविद्यालय हुआ करते थे और देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे। गुरु शिष्य परंपरा यहाँ का सबसे प्रसिद्ध था। संस्कृत में पढ़ाई होती थी और कहा गया है विद्वत्तं च निरपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूजयेत्। तो धीरे धीरे हुआ क्या, होने क्या लगा, आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1850 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी अपनी जमा ली यहाँ पर, उस समय भी हमारे यहाँ जो साक्षरता का प्रतिशत था वो 37% हुआ करता था और वो 1921 में जाके 7% हो गया और 1947 में फिर बढ़ा, क्योंकि गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके बोला कि हमारी शिक्षा बहुत नीचे आ रही है। नीचे इसलिए आ रही थी कि लॉर्ड मैकाले ने एक अपनी शिक्षा की नीति दी थी और उसमें नीति में ये था कि जब तक भारत देश को गुलाम तब तक नहीं बनाया जा सकता है जब तक इनको अंग्रेजियत के प्रति झुकाव हो। ये समझें कि जो भी चीज विदेशी है वो सब अच्छे हैं। इनके स्वाभिमान को दबाने का सबसे बड़ा यही तरीका है, क्योंकि मैंने दिगंत भ्रमण किया, एक भी भिखारी मुझे भारत देश में नहीं मिला। सभी लोग स्वावलंबी मिले, सभी लोग स्वाभिमान से ओतप्रोत मिले। तो इनकी शिक्षा को इंग्लिश शिक्षा में परिवर्तित करनी चाहिए। पब्लिक स्कूल की स्थापना हो गई। 1947 में कुछ लोगों ने और भी किया मेहनत। आर्य समाज के लोग थे, भारतीय विद्या भवन, सनातन धर्म सभा, सर सैयद अहमद खान, ये सब मिलकर अपनी तरह से शिक्षा को विकसित करना चाहा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो उनकी आदत दी थी, उसी आदत के मुताबिक जो हमारी सरकार थी वो संस्कृत के विद्यालयों का अनुदान कम करते रहे और जो पब्लिक स्कूल था उसके अनुदान को बढ़ाते रहे। नाउ इसी बीच में क्या हुआ, धीरे धीरे चलते चलते ये प्रक्रिया 1960 में हम चली। 1960 में सडनली दक्षिण भारत में स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों की और विद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें सरकार का कोई भी एड नहीं मिलता था, अनुदान नहीं मिला करता था सरकार का। अब उसमें क्या हुआ कि उसकी फीस इतनी ज्यादा कर दी गई कि वो कहने लगा कि ये अमीरों का स्कूल है या अमीरों का कॉलेज है, इसमें गरीब व्यक्ति जा ही नहीं सकते थे। इसके अगेंस्ट में उन्नी कृष्णन ने एक सुप्रीम कोर्ट में केस किया, उन्नी कृष्णन अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें यह हुआ कि ठीक है 50% नॉर्मल मेरिट से लड़के जाएंगे और 50% जो है अधिक फीस देकर जाएंगे, ये डिसीजन हुआ। इसके बाद से कुछ दिनों के बाद TMA पाई फाउंडेशन ने एक सुप्रीम कोर्ट में केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट याचिका दायर की, जिसमें ये व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। अभी सवाल ये है कि क्या शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन होने से बाजारीकरण हो रही है? आंसर है नहीं, ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन से नहीं हो रही है। आज के दिनों में सरकारी स्कूल का क्या हालत है आप बताएंगे। मैं महाराष्ट्र में बहुत स्कूलों में जाता हूं, मुझे लोग बुलाते हैं, मैं उनको एडवाइस देता हूं। इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई, स्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1, 4 स्टोरी बिल्डिंग है,
बच्चे 26 पढ़ रहे हैं। अब बाजारीकरण के लिए केवल शिक्षा चलाने वालों को दोष नहीं दिया जा सकता है, बाजारीकरण के लिए हम सब भी दोषी हैं। हमारे गांव के बगल में एक छोटा सा गांव है मेरा, वहां पर गवर्नमेंट की स्कूल में लड़के हैं 32 और एक हाट के नजदीक एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिसमें जो शिक्षक है उसको इंग्लिश का स्पेलिंग नहीं आता है, वहां पे बच्चों की संख्या है 450। तो ये हमारी गुलाम मानसिकता है, हमें जागरूक होना होगा, तभी बाजारीकरण की प्रक्रिया को बंद किया जा सकता है। लॉर्ड मैकाले को कितने दिनों तक हम दोष देते रहेंगे? हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मौलिक आधार हो गया है, प्रत्येक बच्चों को पहुंचना चाहिए। स्कूल बाजार हो गया है। आपको एक और बात बताते हैं, अंग्रेजी के प्रति इतना झुकाव हुआ है कि उत्तर प्रदेश का 10th और 12th का रिजल्ट निकला है, आपने देखा होगा 8,35,000 लोग आउट ऑफ 12 लाख हिंदी में फेल कर गए हैं। उसके क्वेश्चन पेपर अगर देखेंगे, मुझे देखने को मिला है, तब आपको आश्चर्य होगा। उसके क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश में देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है वर्ड्स। तो जब शिक्षकों को, इसके लिए क्या है, इसके लिए सोचना ये है हमें शिक्षक कोई मिल ही नहीं रहा है अच्छा। शिक्षक पैशन पर होना चाहिए, ना कि डिग्री पर। डिग्री तो कोई भी खरीद लेता है, बड़े बड़े अच्छे डिग्री वाले लोग हैं जो क्लास में जाते हैं और स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को पढ़ा नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं। कारण ये है कि हमने कंसेप्चुअली चीजों को नहीं समझा है, हमें पता नहीं है कि शिक्षा हमें देना कैसे। डिग्री और शिक्षा दोनों का कोई तालमेल नहीं है। मुझे याद आ रहा है, हम बचपन में कहानी पढ़ते थे, शाहजहां को जब औरंगजेब ने जेल में रखा तो पूछा एक पेशा सेलेक्ट करो, कौन सा पेशा सेलेक्ट करोगे? उन्होंने कहा मैं तुम्हारे बच्चे को पढ़ाऊंगा। औरंगजेब ने कहा अरे जेल में रहकर भी शहंशाह वाला प्रोफेशन सेलेक्ट कर रहे हो? कहा नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए ताकि जिस तरह तुम मेरे साथ बर्ताव किए हो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ बर्ताव न करे। शिक्षा राष्ट्र को बदलने का एक तरीका मात्र है। शिक्षा से व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, हम सब व्यवहार कुशल होने चाहिए, हम सब अनुशासित होनी चाहिए। तो क्या रहा है आज के शिक्षा से? शिक्षा नौकरी के लिए किया जाता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब तक हमें शिक्षा का मकसद, पर्पस ऑफ एजुकेशन, जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं पैदा होंगे। सो शिक्षा का नौकरी से भी कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, आप नौकरी देने वाले बन सकते हो। मेरे एक मित्र ने बड़ी अच्छी कविता लिखी है, मैं उसी को उद्धृत करता हूँ, उनका नाम है वीरेंद्र कुमार। उन्होंने लिखा है, मेरी हिंदी मेरी शान, पर अब हो चली है अंतर ध्यान। शिक्षा का बाजारीकरण हुआ और हिंदी का विलुप्तीकरण हुआ। चाहे कितना बाजारू बन लो, पर जरूरी है हिंदी का अंतःकरण। भूखे भेड़िए जो बने बैठे, अंग्रेजी का व्यापारी। मानसिकता ऐसी हमारी हो गई है कि जब कोई काम नहीं हो रहा है, अंग्रेजी में आप बोलेंगे तुरंत काम हो जाएगा आपका। हिंदी में बोलने से लोग सोचता है कि ये तो बेकार आदमी है। और इसके लिए जो सुझाव है, सबसे पहले हमें अपने अंदर बदलाव करना है। हर एक शिक्षित व्यक्ति को अपने बहुमूल्य समय का 1 घंटा गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने में लगाना चाहिए। मेरे समझ से ये अनिवार्य होना चाहिए सबके लिए। दूसरी चीज, एक और बड़ा अच्छा कारण है क्यों इस शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। देखिए, आज के दिन में शिक्षा में कितने परसेंट लगाए जाते हैं? 2.4% ऑफ जीडीपी लगता है। जब तक 6% ऑफ जीडीपी शिक्षा में नहीं व्यय किया जाएगा सरकार का, तब तक ऐसे चलता रहेगा। और बाजारीकरण की प्रक्रिया केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं है। आपको जान के बड़ी खुशी होगी
कि विदेशों की जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स, कॉर्नेल, ड्यूक, जॉन हॉपकिंस, स्टैनफोर्ड, येल, ये सारे प्राइवेट हैं। बट प्राइवेट है लेकिन दे आर प्रोफेशनली रन। बाजारीकरण कब होता है? जब जो यूनिवर्सिटी खोलता है, कॉलेज खोलता है, वही जाके वहां बैठा रहता है। वो अगर बैठेगा तो प्रोफेशनल ढंग से नहीं चल पाती है, इसलिए हो रहा है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का क्या हो रहा है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में संख्या नहीं है, संख्या को डिस्करेज किया जाता है ताकि वो प्राइवेट ट्यूशन पढ़े। लोग ट्यूशन पढ़ने में ज्यादा जोर है, ट्यूशन पढ़ाने में ज्यादा जोर है, इससे कि पढ़ाई लिखाई में। सो दूसरा रिकमेंडेशन मेरा है कि शिक्षा पर व्यय बढ़ाकर 6% ऑफ जीडीपी किया जाए। शिक्षा के व्यापारीकरण रोकने के लिए कड़े कानून बनाया जाए। जो कानून है अभी, लेकिन कड़ाई से पालन नहीं होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है कि जो रेगुलेटरी बॉडी है, नियामक बॉडी है, जो नियमितता जो इसको लाना है, उन्हीं को खरीद लिया जा सकता है। विदेशी यूनिवर्सिटी के लिए जो अभी आएंगे थोड़े दिनों में, आ रहे हैं, उनके लिए और कड़े कानून हो और यहाँ का इवैल्यूएशन सिस्टम इंडिया का भी उन पर लागू होना चाहिए। सरकारी शिक्षण संस्थाओं के गुणवत्ता में विकास किया जाए, ये सबसे बड़ी चीज है। हम क्यों नहीं सरकार, जब अंग्रेजी के प्रति ही इतना झुकाव है तो गवर्नमेंट स्कूल में हम अंग्रेजी अच्छा पढ़ाएं। अंग्रेजी पढ़ना भी जरूरी है, मैं अंग्रेजी के विरोध में नहीं हूँ। अंग्रेजी पढ़ने से अगर नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, उससे क्या होता है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पैदा होता है, तो अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति होनी आवश्यक है। व्यावसायिक उच्च शिक्षा को मात्र निजी भरोसे न छोड़ा जाए, बढ़िया अच्छा स्कूल खोला जाए। शिक्षा की भारतीय संकल्पना को पुनः स्थापना करने हेतु प्रयास करना अनिवार्य है। शिक्षा सरकार का दायित्व नहीं है, समाज का दायित्व है, हमारा दायित्व है, आपका दायित्व है, मिश्रा जी का दायित्व है और सिंह साहब का भी दायित्व है कि हम शिक्षा को आगे बढ़ाएं और हम जाके उसमें श्रमदान करें, योगदान करें। शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना अनिवार्य है, और अगर सर्वसुलभ आप बनाएंगे तभी इस सब के में रोक आएगी। हुआ है क्या कि जो वैश्वीकरण हुई है, वैश्वीकरण होने के बाद लोगों ने ये सोचा कि जहां भी हम पैसा लगाएंगे तो वहां से हमें कुछ न कुछ मुनाफा होना चाहिए। इस पर भी सरकार सोच रही है कि कुछ मुनाफा, जो लोग उसमें लगे हुए हैं दिन रात इस व्यापार को चलाने के लिए, अभी क्या है कि कुछ भी मुनाफा नियमित नहीं किए हुए हैं। विदेशों में क्या है कि 10% तक आपको मिल जाएगा और बाकी कुछ परसेंटेज फिक्स्ड है कि आप एक्सपेंशन करेंगे और गवर्नमेंट को ऑडिट कराएंगे। ऑडिटर गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं। ये बहुत ही अनिवार्य हो गई है। और सबसे पहली बात यह है कि हमारे मानसिकता में परिवर्तन अनिवार्य है। हमें ये सोचना होगा, हम सब पाठशाला के पढ़े लिखे हैं। हमारे स्टेट बिहार में 6ठा पोजीशन था 1967 में। मैं एक जोक आपको बताता हूँ। मेरी एडमिशन हुई सेंट जेवियर्स रांची में। वहाँ सारे लोग बेल्जियम के प्रोफेसर थे। सबने पूछा यू आर फ्रॉम विच स्कूल? Everybody started saying Saint Helena, Saint John's, Saint Anne's, Saint फलाना, Saint ठिकाना। हम दो आदमी थे, एक समस्तीपुर का और एक मुजफ्फरपुर का। समस्तीपुर का लड़का था, वो IAS बना, नंद किशोर। उसने कहा सर आई एम फ्रॉम सेंट बोरिस। कहता आई हैव नेवर हर्ड अबाउट सेंट बोरिस, व्हाट इज दिस स्कूल लाइक? कहता है दिस इज ए स्कूल वेयर वी कैरी गनी बैग टू सिट डाउन। बोरा लेके बैठते हैं जिस पर, उसको कहा सेंट बोरिस। सो मैं यही बताना चाहता हूं। और ऐसा नहीं है, सरकारी स्कूल के पढ़े लिखे हम लोग हैं और हम लोगों के अंदर में काफी लोगों ने काम किया जो बिल्कुल ही कन्वेंट एजुकेटेड थे। बट ईश्वर की कृपा है, कभी भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई उनसे बेहतर परफॉर्मेंस किया, जहां भी रहे अच्छा किया। तो इसीलिए हमारी मानसिकता
चाहिए। आज के दिन में कोई सरकारी अफसर, IAS अफसर, जो भी वेल टू डू लोग हैं, अच्छे खाते पीते घर के हैं, कोई सरकारी स्कूल में बच्चे को भेजते नहीं है। क्यों नहीं भेजते हैं, ये भी जरूरी है समझना हमें सर। क्योंकि वहाँ जो टीचर है वो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करता है, ठीक है सर। और इसीलिए बीच में सर एक मिनट सर, आप सरकार की बात करते हैं, सरकार की बात को ला रहे हैं बीच में, तो आपके बीच में एक आपके निजी सहायक माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री राम इंद्रजीत सिंह जी के सहायक सचिव हैं, निजी सचिव हैं, आपके सौरभ त्रिपाठी जी हम लोग के बीच में उपलब्ध हैं। और आपने जैसे सरकार की बातों को कहा कि सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, तो इस पे आपके वक्तव्य के बाद इनसे इनका विचार हम जानेंगे। और ये युवा भी हैं और शायद हो सकता है कि युवाओं के लिए और ये सरकार के और आम लोगों के बीच के सामंजस्य को बेहतर तरीके से स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जो हम अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाएंगे। प्लीज कंटिन्यू सर। बहुत अच्छा। नहीं, हमारा ऑलमोस्ट अब लगभग खत्म ही हो चुका है सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम सब, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक छात्र संसद में बात किया था, उसने बोला कि शिक्षा ये नहीं समझो कि सरकार की जवाबदेही है, उत्तरदायित्व है केवल शिक्षा देने का। हम क्या कर रहे हैं, हम सब कुछ सरकार पर छोड़ रहे हैं, ये सरकार करेगा, ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ये फलाना नहीं कर रहा है। सबसे पहले हमें अपने को ठीक करना है, अपना चरित्र सुधारना है। और जितने भी टीचर हैं, टीचर अगर ट्रेंड नहीं है स्कूल में, तो हमें जाकर उनको शिक्षा देनी है, उनको ट्रेनिंग देना है, उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे बताना है। क्योंकि शिक्षक को तो बना दिया गया शिक्षक, आप जानते हैं भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि कोई भी शिक्षक बन जाता है। पता लगा है उत्तर प्रदेश में कि एक नाम के 5 शिक्षक 6 शिक्षक तनख्वाह ले रहे हैं, और इस पर अभी इंक्वायरी चल रही है, जोगी जी इंक्वायरी करा रहे हैं। 6 जगह से लोग तनख्वाह ले रहे हैं। तो शिक्षक का एक और छोटा सा चुटकुला ही समझिए। एक मेरी दूर की रिलेटिव है, वो एक दिन बहुत जल्दी स्कूल जा रही थी, स्कूल का टाइमिंग था बजे और रोज 11 बजे जाती थी, उस दिन 9 बजे जा रही थी। तो एक बच्चे ने पूछा कि आज चाची बहुत जल्दी स्कूल क्यों जा रही हो? उसने कहा, अरे बड़े गेस्ट आ गए हैं हमारे घर में, सबको चाय पिला पिला के थक गए हैं, जाते हैं स्कूल में ही थोड़ा आराम करेंगे। जब ये मेंटेलिटी हमारे शिक्षकों का होगा, अभी अभी मुझे पता लगा है कि हम लोग जब बच्चे थे तो स्कूल ऑफ इंस्पेक्टर एक पोस्ट होता था, RDD होता था, DEO होता था। उत्तर प्रदेश में सारे हटा दिए गए। आज कोई निरीक्षण ही नहीं करता है कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, पढ़ाई का कैसा चल रहा है, स्टैंडर्ड क्या है, तो कैसे आगे बढ़ेगा ये। इसलिए अगर देश को आगे बढ़ना है तो शिक्षा में हमें आमूल चूल परिवर्तन लानी होगी। हमें हर विषय की शिक्षा देनी चाहिए। हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, अगर अंग्रेजी पढ़ाना है तो पढ़ाइए आप, बट गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे टीचर रखिए जो कि अच्छा पढ़ाए। और असल कारण क्या है, आज कोई शिक्षक बनना ही नहीं चाहता है। इसलिए नहीं शिक्षक बनना चाहता है क्योंकि शिक्षक का आदर नहीं है इस देश में। और जब तक शिक्षक का आदर नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। एक अशफाकुल्लाह पाकिस्तान के राइटर हैं, वो रोम में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर थे। उनकी एक बार चालान कट गई क्योंकि टैक्स नहीं डाला था उन्होंने। जज साहब ने के यहाँ गए तो पूछा, आपका कोई वकील है? कहा नहीं। कहता है तो आप इसके बारे में? कहा हाँ, मुझे कहना है। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं काफी व्यस्त रहता हूँ छात्रों को पढ़ाने में, इवैल्यूएशन करने में, उनको मेंटरिंग करने में, उनको काउंसलिंग करने में, उनको सही मार्गदर्शन देने में। मैं भूल गया कि हमें रोड टैक्स, सड़क का टैक्स, परिवहन टैक्स कब देना था। जज ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव गॉट ए टीचर इन द कोर्ट, प्लीज राइज। सबको खड़ा किया, सबने तालियां बजाई और बोला, आपको इस केस से मुक्त किया जाता है। कब तक आप ये टैक्स जमा करेंगे? 5 दिन का आपको समय दिया जाता है, जमा कीजिए। और सादर उनको छोड़ दिया गया। फिलीपींस का देखिए, हम लोग देखे हुए हैं सब कुछ। शिक्षकों का जो रूलिंग है, वहाँ VIP का दर्जा दिया जाता है शिक्षकों को। तो शिक्षक को जब तक कि
स्वाभिमान नहीं रहेगा। आज के दिन में शिक्षक वो बनता है जिसको कहीं नौकरी नहीं मिलती है, चलो भाई नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ लेते हैं, एमटेक में नाम लिखा लेते हैं, स्टाइपेंड तो कम से कम मिलेगा। ये वास्तविकता है। मैं काफी दिन शिक्षा के क्षेत्र में काम किया हूँ, मुझे सब मालूम है, ज्ञात है। तो जब तक कि शिक्षकों की चरित्र में निर्माण नहीं होगा, एक अंग्रेजी के विद्वान ने बड़ा अच्छा कहा है, व्हाट यू आर साउंड सो लाउडली इन माय ईयर दैट आई कैन नॉट लिसन व्हाट यू से। तो हम हैं क्या, ये छात्र सुन रहा है, देख रहा है। अगर हमारे चरित्र में कमियां होगी तो हम कितना भी कहेंगे कि तुम्हारा चरित्र उज्जवल होना चाहिए, कुछ नहीं होगा। क्योंकि तुलसीदास ने कहा है, पढ़ उपदेश कुशल बहुतेरे। तुलसीदास ने आज के शिक्षा के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। उसने लिखा है कि सचिव वैद गुरु तीन जो, भय बोलहि प्रिय आस, राज धर्म तन तीन कर होहि बेगहि नाश। सचिव मीन्स एडवाइजर, गुरु मीन्स टीचर, वैद मीन्स डॉक्टर। ये तीनों अगर मालिक के डर से, यूनिवर्सिटी के मालिक के डर से वो बोलेगा जो वो सुनना चाहता है, तो क्या होगा, राज का नाश होगा, शरीर का नाश होगा और देश का नाश होगा। यही चीज है। गुरु शिष्य बधिर अंत का लेखा, एक न सुनहि एक न देखा। तुलसीदास ने लिखा है, आज के समय में गुरु को क्या बोला गया है, जो अप्रत्यक्ष हो उसको परोक्ष दिखा दे। लेकिन वो अंधा है, वो क्या दिखाएगा बेचारा। गुरु अंधा है, शिष्य बड़ा है, गुरु बोल रहा है, वो सुन ही नहीं रहा है। हरहि शोक हरहि धन, शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में पड़हि। तुलसीदास ने लिखा, जो गुरु विद्यार्थियों का पैसा को हर और उसके शोक और चिंता का हरण नहीं करता है, वो घोर नरक में निवास करे। तो यही है, यही बाजारीकरण का ये चीजें हैं। इसलिए हम सबको जागरूक होना है, अन्याय करना नहीं है, अन्याय होने नहीं देना है, प्रतिकार करना है जितनी सामर्थ्य हो। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें अवसर दिया, मौका दिया बोलने का, और आप सबों से बातचीत करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नमस्कार, प्रणाम आपके श्रोताओं। सर, आपने शिक्षा को बहुत लंबा समय दिया है, तो आपको तो मौका हम देते रहेंगे जब तक आप हैं। आपका आशीर्वाद हम लोग लेते रहेंगे। मेरे लिए ये बहुत ही पुण्य का काम होगा अगर मैं कुछ भी, मेरे बातों से अगर कुछ 2% भी किसी को फर्क पड़ जाए तो मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करूंगा। 80% फर्क पड़ता है, वो डाटा हमारे पास मौजूद है। अगली बैठक में हम आपके उन बनाए गए उन देश के भविष्यों को हम लाएंगे इस मंच पे, और आपके साथ बताएंगे कि उन लोगों ने आपसे क्या सीखा और किस स्तर तक उन्होंने उपलब्धि हासिल की, वो खुद बताएंगे। फिर आपको लगेगा कि सर आपने समाज को कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। बहुत बहुत जी। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं निजी सहायक माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी के, जो नीति आयोग के सदस्य भी हैं। आज अब हम इनको लाते हैं कि शिक्षा का बाजारीकरण। सौरभ त्रिपाठी जी, बहुत देर से, चूंकि आपको मीटिंग में कहीं जाना था, अब चूंकि सर को दिया गया था तो सर की बातें भी पूरी करवानी थी, और आप शिक्षा के बाजारीकरण पे प्रकाश डालें कि आखिर बाजारीकरण क्यों है और क्या इसका समापन हो सकता है, या फिर सरकार की जो ढोलमिल नीतियां हैं उसी हिसाब से अनवरत चलता रहेगा, लोग पिसते रहेंगे, बच्चों का भविष्य अधर में लटकता रहेगा, डिग्रियां खरीदी जाएंगी, और भी बहुत कुछ है जो शायद इस मुद्दे से हट के है, तो उस पे हम प्रकाश तो नहीं डालेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप शिक्षा के बाजारीकरण पे बताएं और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। सौरभ त्रिपाठी जी। सर, प्रथम आप सभी जो भी पैनल में हैं उन सबको नमस्कार मेरा। और अचानक से मुझे शंकरशन जी का फोन आया कि आपको इसमें सम्मिलित होना है। मैं कहीं निकल रहा था एकदम, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी मैं प्रयास करता हूँ, जो भी मेरे द्वारा योगदान दिया जा सकता है इस कार्यक्रम में, देने का प्रयास करूंगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा के व्यापारीकरण की, शिक्षा के बाजारीकरण की। देखिए, आज के संदर्भ में हमारा व्यवहार और आचरण ही हमारी शिक्षा और परवरिश का आधार तय करता है। शिक्षा एक माध्यम है जो जीवन को एक नई विचारधारा
और यदि शिक्षा का उद्देश्य सही दिशा में हो तो आज का युवा मात्र सामाजिक रूप से ही नहीं बल्कि वैचारिक रूप से भी स्वतंत्र और देश का कर्णधार बन सकता है। मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि हम जिस देश में रहते हैं, जो हमारी संस्कृति ऐसी रही है, हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी रही है, मैं प्राचीन शिक्षा पद्धति की बात कर रहा हूँ, कि जब हम पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपनाते हैं तो हम पैंट शर्ट पहन के एक क्लर्क और या बहुत अधिक बड़े पोस्ट पे पहुंच गए तो सीईओ जैसे पद पे पहुंचते हैं। लेकिन यह भारत देश है जिसने विभिन्न देशों को राष्ट्राध्यक्ष दिए हैं। तो मैं खैर अपने वापस उस पर आता हूँ कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को परंतु काल की शिक्षा प्रणाली माना जाता रहा। यह ब्रिटिश शासन की देन मानी जाती है। इस प्रणाली को लॉर्ड मैकले ने जन्म दिया। इस प्रणाली की वजह से आज सफेद कॉलर वाले लिपिक और बाबू पैदा हो रहे हैं। लोगों के अंदर खुद का कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। इसी शिक्षा प्रणाली की वजह से विद्यार्थियों का शारीरिक और आत्मिक विकास भी नहीं हो पा रहा है। मैकले की संस्कार विहीन शिक्षा प्रणाली ने हमारी भावी पीढ़ियों को अंग्रेजी का खोखला शाब्दिक ज्ञान देकर अंग्रेजों के लिए कर्मचारी तो तैयार किए, परंतु हमें हमारी पुरातन दैनिक संस्कृति मान्यताओं से पूरी तरह काटकर खोखला कर दिया। जब वो भारत आए थे तो उन्होंने यह समझ लिया था कि जब तक यहाँ की शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, यहाँ पे राज करना आसान नहीं होगा। मैं प्रयाग का रहने वाला हूँ। प्रयाग में बहुत से ऐसे नीम के पेड़ हैं जिनपे शिक्षकों को अकारण ही लटका दिया गया हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए। हमें ये हीन भावना डाली गई कि हम जो भी हमारी संस्कृति है वह एक पिछड़ी संस्कृति है और उसके प्रति हीन भावना हमारे मन में आती गई और अंग्रेजी के प्रति हमारा झुकाव या लगाव बढ़ता गया। इसी कारण से हमारी शिक्षा प्रणाली से निकले छात्र अपनी संस्कृति की जड़ों से कट कर रह गए। शिक्षा के बिना विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास भी संभव नहीं। अगर हम प्राचीन काल में जाते हैं, शिक्षा का बहुत महत्व था। सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा का उदय सबसे पहले भारत में हुआ और भारत में ज्ञानोपार्जन को सबसे अधिक महत्व दिया गया। इवन भारत देश का नाम भी भा और रथ, भा का मतलब है प्रकाश, आभा से भा लिया, और रक्त का मतलब है सिख, यानी कि ज्ञान में डूबा हुआ समाज को भारत कहा गया। प्राचीन काल में शिक्षा का स्थान नगरों और शोरगुल से बहुत दूर वनों के गुरुकुल में हुआ करता था। इन गुरुकुलों का संचालन ऋषि मुनि करते थे और प्राचीन काल में विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। अपने गुरु के चरणों में बैठकर ही पूरी शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया करते थे। और विदेशी, हमारे पास ऐसे बहुत से हैं, यहाँ सामने अगर आप देखें तो विदेशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते थे। फिर मध्य युग आया, तब भारत को लंबे समय तक परतंत्रता भोगनी पड़ी। मुसलमानों के युग में भी अरबी फारसी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। जब 18वीं और 19वीं शताब्दी आई तो शिक्षा को केवल अमीर और सामंत ही ग्रहण कर सकते थे और स्त्री शिक्षा लगभग खत्म हो गई। हमारे मन में हम ये फीड किया गया कि स्त्रियों की स्थिति हमारे यहाँ बालिका शिक्षा के लिए आज हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आप प्राचीन इतिहास उठा के देखें तो हमारे देश में गार्गी, विद्योत्तमा, अपाला, मंडन मिश्रा जी की पत्नी भारती, जिन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य को चैलेंज किया था और आदि गुरु शंकराचार्य को कुछ समय का
तैयारी करके पुनः शास्त्रार्थ के लिए आना पड़ा था। ऐसी ऐसी विदुषी महिलाएं रहीं, लेकिन हमें ये फीड किया गया कि हमने उन पे ध्यान नहीं दिया। आज स्थिति ये बन गई कि हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को लाना पड़ रहा है, ताकि लोगों में इस बेटियों की शिक्षा के प्रति लोगों में ये भाव उत्पन्न हो कि बेटियों को भी पढ़ना जरूरी है। देखिए, जब एक आदमी पढ़ता है या लड़का पढ़ता है तो वह एक लड़का पढ़ता है। मेरा मानना यह है कि जब एक बच्ची पढ़ती है तो पूरा एक परिवार पढ़ता है। जब वह बच्ची बड़ी होती है तो उसके बच्चे भी होते हैं। पहली गुरु जो होती है वो माँ होती है। कोई भी बच्चा होता है, आज भी मैं देखता हूँ, अगर वो काखा गगा सीख रहा है तो भी पहली बार उसे उसकी माँ सिखाती है, और अगर वो ABCD सीख रहा है तो भी उसके बाद उसको उसकी माँ ही सिखाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी मन में ये भावना डाली गई कि हम पिछड़े हैं, हमारी शिक्षा पद्धति खराब है, और इसको करने में वे बहुत हद तक सफल हो गए। उनका ये प्रयास था कि ये अंग्रेजी, अगर ये उन्होंने अंग्रेजी हमें इसलिए नहीं सिखाई कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। उन्होंने हमें अंग्रेजी इसलिए सिखाई कि हम उनकी चाकरी कर सकें, हम उनकी गुलामी कर सकें। खैर, वर्तमान अगर शिक्षा पद्धति में आए तो सरकार बहुत प्रयत्न कर रही है। माननीय अटल जी के समय में भी सर्व शिक्षा अभियान लाए और गांव-गांव तक शिक्षा को पहुंचाने का प्रयास किया गया। अभी भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई एकीकृत शिक्षा योजना की बात चल रही है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने अप्रैल 2018 से मार्च 2020 के लिए नई एकीकृत शिक्षा योजना बनाने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी थी। और प्रस्तावित योजना में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षण अभियान समाहित होंगे। प्रस्तावित योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए मंजूर भी किए गए थे, और यह योजना मौजूदा आवंटित राशि से 20% अधिक भी है। तो प्रस्तावित जो एकीकृत शिक्षा योजना है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी के सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा के विजन के परिप्रेक्ष्य में लाई गई है, तथा इसका लक्ष्य पूरे देश में प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा सुविधा सबको उपलब्ध कराने के लिए राज्यों की मदद करना है। अगर मैं इनके इस योजना की विशेषताओं में जाऊं तो योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप नर्सरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक सबके लिए समान रूप से समग्र और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना में शिक्षकों और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर खास जोर दिया गया है। और जो अगर मैं इनको कुछ पॉइंट्स अगर मैं बताऊं तो इसमें ध्यान दिया गया है कि स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए जो हमारे मुख्य उद्देश्य उनका यह है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था और छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि। स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता है, जहां बेटे की संख्या ज्यादा है, बेटियों की अनुपात कम है, उस असमानता को पाटना है। इसके अलावा सभी को स्तर पर समान और समग्र विकास करना है। न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने हैं कि और व्यावसायीकरण प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करने के लिए राज्यों को मदद करना है, जो 2009 में लागू की गई थी, उनको भी मदद करना है। तो हमारी सरकार लगातार इस परिप्रेक्ष्य में काम कर रही है कि शिक्षा को कैसे मतलब पूरे भारत देश को शिक्षित, मतलब अभी केरला
का सबसे 100% रहा। और आप अभी देखेंगे पिछले 4-5 सालों में बाकी भी देशों ने काफी अच्छा किया है, बाकी भी प्रदेशों ने काफी अच्छा किया है शिक्षा के क्षेत्र में। एक्चुअली शिक्षा का बाजारीकरण करने से नुकसान क्या हुआ कि जो बहुत अच्छे भी टीचर रहे ना, वो भी आजकल नौकरी के डर से, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हुई कि हमने शुरू से नौकरी पाने के लिए पढ़ाई की। अगर आप प्राचीन काल के भारत में जाएं तो हम देखते हैं कि लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार से पढ़ाया गया। द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों को उनके 5 विधाओं में निपुण किया। युधिष्ठिर को भाला में किया, अर्जुन को तीरंदाजी में किया, भीम को गदा चलाना सिखाया। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति ऐसे नहीं रहेगी। अगर आप और अभी आप मध्य भारत में भी आए तो आप देखेंगे कि जो भी हमारे यहाँ जो शिक्षा रही वो रोजगार ओरिएंटेड रही है, मतलब जॉब ओरिएंटेड शिक्षा पद्धति रही। जिसको जिस काम में निपुणता थी उसको उसी काम में डाला गया। अगर कोई अच्छा चित्र बनाता था तो उसको इस हिसाब से उसको प्रोत्साहित किया गया कि वह उसी क्षेत्र में आगे बढ़े। अब स्थिति ये है कि अगर मैं ड्राइंग करने लगूं तो लोग मुझे थोड़ा सा हे दृष्टि देखेंगे, या कुछ करता धरता नहीं है। अगर मैं कविताएं लिखने लगूं तो भी उसको आप कहते हैं यार कि आप ये देखिए हमारे मध्यकालीन भारत में तुलसीदास, कालिदास जैसे लोग पैदा हुए। अब ये बताइए कालिदास को लोग कंपेयर करते हैं शेक्सपियर से। ये कहाँ का आप कंपैरिजन कर रहे हैं? अरे शेक्सपियर की तुलना आप कालिदास से करिए। कालिदास महान विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन ये हमारे अंदर भरी गई हीन भावना है कि हमें लगता है हम आज की डेट में कालिदास की तुलना शेक्सपियर से कर रहे हैं। देखिए इन चीजों को बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और इसमें समय लगेगा। ये एक दिन में सुधरने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि ये एक दिन में बिगड़ी नहीं है। मुझे खुद भी जब मैं हिंदी में बोलने का प्रयास करता हूँ और मुझे दिक्कत तब आती, और मुझे कई बार ऐसा होता है कि बिना अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग किए मेरी बात पूरी नहीं हो पाती। जनरली हम अगर न्यूज़पेपर मुंह से 90% न्यूज़पेपर निकलता है, जबकि मैं प्रयास करता हूं कि समाचार पत्र निकले। तो अपनी सर्वप्रथम हमारे लिए यह आवश्यक है कि हमें अपने आप पर, अपनी पद्धति पर भरोसा करना होगा। हमें इस पर गर्व करना होगा। शिक्षा का स्तर तब तक नहीं सुधरेगा जब तक शिष्य अपने गुरु में रोल मॉडल नहीं देखेगा। जब तक शिष्य को ये लगे शिष्य जब तक फिल्म एक्टर्स को ही अपना रोल मॉडल मानेगा, क्रिकेटर्स को ही रोल मॉडल मानेगा, या आप यह देखें बहुत कम आपको ऐसा देखने सुनने में आएगा कि शिष्य ये कहता है कि मैं अपना शिक्षक जैसा बनना चाहता हूँ। ये दुर्भाग्य है। और जब तक यह भाव शिक्षकों के प्रति शिष्यों में नहीं आएगा तब तक इस प्रणाली में सुधार नहीं हो पाएगा। शिक्षकों की जो इस वक्त उनकी स्थिति है उस पर भी सरकार विचार करेगी। शिक्षकों और शिक्षा के स्तर पर सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जगह जगह बायोमेट्रिक लगाया। अभी सर ने बताया जैसे कि एक ही मतलब व्यक्ति के नाम पर कई लोग सैलरी ले रहे थे, तो इन सबको दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। पहले तो आदमी टीचर हो जाता था तो वो जाता नहीं था, उसके अटेंडेंस लग जाती थी। सारी चीजें है हमारे नॉलेज में और इन पे गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है। और भगवान ने चाहा तो आज भी है कि लोग मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और बिहार के लगभग मुझे लगता है कि 20 से 22 हजार लोगों की संख्या आज भी हमारे जनादेश टीम के स्टिंग ऑपरेशन में है, जो घर बैठे हैं और आज भी सैलरी ले रहे हैं, जो पुरानी सरकारों के दौर में किए गए थे। कुछ सर शायद कुछ आपसे सवाल आरपी सर पूछना चाहते हैं, तो सर आप पूछ सकते हैं। आरपी सर जी, एक्चुअली मैं गौरव जी और शिशिर सर, इन दोनों लोगों ने बहुत अच्छे विचारों को व्यक्त किया, अपने भावों को भी व्यक्त किया और अपना विजन भी शेयर किया, यानी अपनी दूरदर्शिता शेयर किया कि इस तरीके से चीजें होनी चाहिए। मेरा एक प्रश्न है आप दोनों लोगों से,
मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न को पूछने के पीछे जो मेरी मानसिकता है वो ये है कि जो हमारे देश के युवा हैं, यानी हमारे जो युवा है वो हमारी पूंजी है, एसेट्स हैं। यदि 39% युवाओं की बात की जाए तो उनके मंतव्य को यदि पढ़ा जाए तो उनके दिमाग में बचपन से एक ही नर्चरिंग किया गया कि शिक्षा को हमेशा एक नौकरी देने वाली सिस्टम, यानी कि एम्प्लॉय बनाने वाली सिस्टम को ही डेवलप किया गया आज तक। लेकिन यदि मैं अपने देश को अन्य देशों से तुलना करूं, जिस देश में शिक्षा एक केंद्र रहा है, और कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट देन यू हैव टू चेंज द रूट। यानी कि यदि हम फ्रूट्स की शक्ल अच्छी करना चाहते हैं तो हमें रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसा एक सवाल आप दोनों लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने अनुभव, अपने विजडम से इसका जवाब दें, ताकि ये जो लोग भी सुन रहे हैं वो इसमें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपने मंतव्य को बदलें, क्योंकि गंतव्य तो मिलता ही है। यदि आज तक पिछले 50 सालों से नौकरियों के लिए लोग डेवलप किए गए तो नौकरियां खूब मिली, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में 13 करोड़ वो बच्चे जो बेरोजगार हैं, यानी वो अच्छी शिक्षा लेकर के आज मार्केट में घूम रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, क्रिमिनल बन रहे हैं। लेकिन क्या इस शिक्षा के अंदर हमारी सरकारें या हमारे जो भी थिंक टैंक्स हैं वो सोचते हैं कि इन बच्चों को एम्प्लॉय के जगह पे एम्प्लॉयर बनाने की शिक्षा? ये मेरा आप लोगों से सवाल। पहले कौन जवाब देंगे? हाँ सर, भाई जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं दूं? ओके, थैंक यू सौरभ जी। देखिए, मैं इस मामले में बड़ा ही मेरा धनात्मक रुख है, और मैं सरकार के साथ बेहद प्रसन्न हूँ इस बात से कि प्रयत्न हर जगह की जा रही है कि जो हमारे अंदर में ऐसी क्षमता लाई जाए युवाओं के अंदर, ताकि वो खुद स्वयं का अपना रोजगार शुरू करें। हाल ही में सीबीएसई की सिलेबस बदली गई है और क्लास 6 में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट लाए गए हैं जिनको पढ़ने के बाद वो कुछ कर सकते हैं। जैसे आप सबों ने बताया कि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति की एक सबसे बड़ी खामी ये है कि हम ये देखते हैं कि मछली पेड़ पर चढ़ सकता है कि नहीं चढ़ सकता है। अगर मछली की क्वालिफिकेशन या योग्यता हम इस पर जांच करेंगे कि वो कैपेबल है कि नहीं का, तो वो तो फेल करेगा ही। वो तो जिंदगी भर सोचेगा कि मेरे से बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर अलग अलग काबिलियत होती है। और बड़ा अच्छा त्रिपाठी जी ने बताया कि द्रोणाचार्य ने सबकी काबिलियत देखकर अलग अलग शिक्षाएं दी है। इसीलिए सरकार ने आजकल बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट डाले हैं जो 6 से 8 के बीच में, जैसे डिजाइन थिंकिंग एक नई सब्जेक्ट आई है जिसमें कि समस्याओं का जड़ से सोचकर निदान कैसे किया जाए उसके ऊपर बात हो रही है। 12th में भी बहुत सारे अलग अलग तरह के सब्जेक्ट लाए गए हैं जिसको पढ़ने के बाद से नौकरी या मिले या ना मिले, लेकिन अपना वो स्वरोजगार शुरू कर सकता है। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग और सोशल बिजनेस एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग हर जगह दी जा रही है, और इसके लिए शब्द भी कराया जा रहा है। लेकिन जरूरत है मानसिकता में बदलाव की ना, जरूरत है। ये हमारे यहाँ क्या है अभी मानसिकता में, खास करके हिंदी राज्यों की मानसिकता की मैं बात कर रहा हूँ। चौधरी जी का बेटा इंजीनियरिंग में चला गया, मेरा भी बेटा इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। पांडे जी का घर में ये हो गया, डॉक्टरी में गई उनकी बेटी, और मेरी बेटी का नीट में हुआ नहीं। सवाल यह है कि एप्टीट्यूड देखते हुए लोगों को अपना काम करना चाहिए। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, मैं ज्यादातर लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, युवाओं से, और आजकल युवा नौकरी के पीछे नहीं, मैंने देखा है बहुतों को अपना अपना व्यापार करने की ओर जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में
उनको गाइडेंस देने वाला, मार्गदर्शन देने वाले लोगों की नितांत कमी है कि पैसे कहाँ से मिलेंगे। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, हालांकि सरकार की अन्य शाखाएं हैं जो उनको काफी अच्छा सरकार ने अभी भी काम किया है, एसएमई की तरफ से, एमएसएमई में जो लोन की व्यवस्था है, इन सब के कारण अभी काफी लोग ऐसे हैं जो कि अपना इंटरप्रेन्योर बन रहे हैं और एक अच्छा इंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। वो जॉब सीकर ना होकर जॉब गिवर बन रहे हैं। और मैं ऐसे कितने युवकों को जानता हूं जिन्होंने अपना अपना रोजगार स्थापित किया है और आज सफल हो रहे हैं। बहुत अच्छा सर। सौरभ त्रिपाठी जी, आप अपनी बातों को रखें, सर के सवालों का जवाब आप भी दें। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। 2004 में बीटेक करने के बाद मैं दिल्ली आया और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस सरकार में 2014 के बाद से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रति क्या रुख बदला है लोगों का, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ दिस गवर्नमेंट। 2007 में मैंने अपनी आईटी कंपनी डाली नोएडा में और उस समय चैलेंज ये हुआ करता था मेरे पास कि जब मैं कहीं जाऊं और मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई नई कंपनी से, मैं उस कंपनी का डायरेक्टर होते हुए भी मैंने जो अपने विजिटिंग कार्ड छपवाए थे उस पर मैंने लिखवाया था प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ताकि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो मेरी वजह से मेरी कंपनी की वैल्यू, मेरी कंपनी का मूल्यांकन ना करें। और दिक्कत इसलिए होती थी क्योंकि उस वक्त मेरे पास बाइक थी, मैं बाइक से आता था तो एक हेलमेट लटका लेता था, एक दाएं साइड में लैपटॉप लटका होता था, तो जो जिसके पास जाता था वो मेरे ऊपर एक आशंका के साथ देखा था, भाई कितने आपके, अच्छा सौरभ जी आपकी कंपनी में कितने लोग हैं, क्या मतलब क्या प्रोफाइल है, वेबसाइट तो आपके भी, मतलब इस तरह की बातें होती थी। लेकिन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया, लोगों का नजरिया बदल गया। आज की डेट में जब कोई कहता है कि मैं एक स्टार्टअप हूं ना, तो लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखने लगे हैं और लोग उसको थोड़ा जैसे इंफीरियर नहीं देखते, कमतर नहीं आते उसको, जैसा कि 2007 में मैंने स्वयं भोगा है इस चीज को। जब मैं कहीं जाता था तो मुझे यह इंप्रेशन देना पड़ता था कि मैं बहुत बड़ी कंपनी से आया हूँ, आई एम जस्ट अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें हैं, और मुझे ये दिखावा करना पड़ता था। मेरी क्षमता ना होते हुए भी मैंने अपनी प्रोप्राइटरशिप कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड किया ताकि एक बड़ा इम्पैक्ट मैं क्रिएट कर सकूं। आज की डेट में ये चीजें नहीं है। मुझे अगर किसी से, देखिए मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, अगर मुझे किसी से 1 लाख रुपए की कॉस्ट बोलनी पड़ती थी तो मुझे ये लगता था कहीं ये मुझे मना ना कर दे मुझे काम देने से। आज समय बदल रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यह देन है कि आज लोग स्टार्टअप को इज्जत की निगाह से देखते हैं। आज अगर एक लैपटॉप लेके आपको बहुत से ऐसे शॉप, मैं किसी कॉफी शॉप का नाम नहीं लूंगा, बहुत से ऐसे कॉफी शॉप मिल जाएंगे जहां एक लैपटॉप लेके आदमी बैठा हुआ है और बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैंडल कर रहा है। सामने वाला जानता है कि ही इज अ स्टार्टअप, ही इज वर्किंग ऑन आइडियाज उसको। और मुझे 1 लाख कोट करने में डर लगता था, वो 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक की आइडियाज पे वो बात करता है। ये एक अंतर आया है। देखिए भारत का जो इतिहास रहा है, भारत कभी भी नौकरी करने वाला देश नहीं रहा। आज की डेट में भी, आज मैंने 5 साल नौकरी की, मुझे मजा नहीं आया, मैंने कहा नहीं यार अपना काम करते हैं। हम नौकरी के लिए पढ़ते जरूर हैं, लेकिन एक समय के बाद हम ये ऐसा रियलाइज करते हैं कि नहीं भाई मजा नहीं आ रहा यार, अपना कुछ काम करना। और ये मेरी सोच नहीं है, ये 90% लोगों की सोच है। और बहुत से लोगों ने ऐसा प्रयास किया है, हो सकता है बहुत से लोग इसमें सफल हो गए, नहीं सफल हुए तो उन्होंने वापस अपने को उस जॉब में ले आए। आज की डेट में भी जब एक वैश्विक संकट हमारे सामने है, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि जॉब
इस समय लोगों को जॉब्स की प्रॉब्लम आएगी, लोग नई हायरिंग करते, क्योंकि जो ऑलरेडी जो 3-4 महीने का जो लॉकडाउन रहा, इससे आर्थिक संकट उपजा है और अभी ये थोड़ा रहेगा। तो इस समय जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर्स को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत को लॉन्च किया। आत्मनिर्भर भारत कोई आज की चीज नहीं है, ये सन 2014 में उन्होंने मेक इन इंडिया लॉन्च किया था। मैं 2014 में जब माननीय कलराज जी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के केंद्रीय मंत्री थे, तो उस वक्त उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, बेरोजगार से स्वरोजगार की यात्रा। उन्होंने एक 2014 के पहले जब आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करना पड़ता था तो आपको एमएसएमई में अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, जिसके लिए आपको विभिन्न विभागों की एनओसी लेनी पड़ती थी। इस चीज को माननीय कलराज मिश्रा जी के नेतृत्व में सेल्फ डिक्लेरेशन पे कर दिया गया। मेरा डिक्लेरेशन मैंने कर दिया, मुझे किसी डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, और उद्योग आधार मेमोरेंडम लाए वो, जिससे आदमी 5 साल तक लोग खींच जाता था, लोग पता नहीं कितने बिचौलियों को पैसे देते थे कि मेरा रजिस्ट्रेशन करा दो। तो माननीय कलराज मिश्रा ने उद्योग आधार मेमोरेंडम लाया, जिसमें आप ऑनलाइन आज की डेट में भी आप 5 मिनट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में हो जाता है। तो सरकार बहुत काम कर रही है। मेक इन इंडिया लाई तो उद्यमियों, छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए लाई। आज की डेट में खैर आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया में बस इतना अंतर पाता हूं मैं कि आत्मनिर्भर भारत में इस सभी वर्गों को एक साथ जोड़ के आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन हमारी सरकार ऑलरेडी पिछले 5 सालों से स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। एमएसएमई सेक्टर है आपका, ये सेक्टर किसी भी देश में आप देख लीजिए, ये ग्रोथ इंजन कहा जाता है। जिस देश का एमएसएमई सेक्टर वीक रहेगा वो देश कभी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। अगर आज की डेट में चाइना एक बहुत अच्छे स्तर पे है तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि उसके एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है। तो ये चीज हमारे, और इस चीज को हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे समझते हैं। आज की डेट में भी इस पे बहुत सा काम हो रहा है। हमारे उनके आने के बाद मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी विभिन्न स्कीम्स आई, जिसके माध्यम से नए लोगों का रुझान बढ़ा है स्वरोजगार की तरफ। और अभी उन्होंने एक लेटेस्ट ऐप लॉन्च, एक ऐप इनोवेशन करके एक प्रतियोगिता लॉन्च की, जिसमें सभी लोग को ऐप के माध्यम से अपने आइडियाज देने हैं। तो हमारी सरकारें ऑलरेडी काम कर रही है इस पे, और हम ये जानते हैं कि जब जॉब तो जॉब सीकर्स की संख्या में कमी आएगी। और हम लोग, जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे स्वभाव में नहीं है कि हम नौकरी करें। बहुत पहले भी जो है बार्टर सिस्टम हुआ करता था। मैं चावल उगाता था, आप गेहूं उगाते थे, मैं गेहूं ले लेता था, आप चावल ले लेते थे, तो मैं नौकरी नहीं करता था किसी के यहाँ। तो ये सिस्टम रहा। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा इसमें कि हमारी संस्कृति में भी ना लोगों की उनकी योग्यता के अनुरूप काम दिया गया। जब हमारे यहाँ कोई सामाजिक भी काम होता था ना, जैसे मान लीजिए शादी भी हो रही है किसी की, तो उसमें बहुत से काम होते थे कि आप मतलब जैसे एक फूल वाला काम, मतलब आप देखेंगे कि विभिन्न उसमें नाव भी होता है, धोबी भी होता है, हर वर्ग का यूटिलाइजेशन। तो सभी क्षेत्र का समुचित विकास, समग्र विकास करने की हमारी पद्धति रही है। उस पद्धति को वापस देखिए, बहुत समय, क्योंकि वो एक दिन में नहीं बिगड़ी, मैंने कहा उसको बिगड़ने में, उसको उस पे इतने कुठाराघात की उसको बिगाड़ने में इतना समय लगाया गया है। और भगवान की बड़ी कृपा है कि आज भी हम कितने भी, मैं सभी की बात करता हूँ, कितनी भी ऊंचाई पहुंच जाता है, हमारा आदमी कहीं ना कहीं अपनी रूट से जुड़ा हुआ है। और आप इस वैश्विक संकट में भी आप देखें, जहाँ पे सारा विश्व आज घुटनों पे आ गया है, हमारा भारत खड़े होने की कोशिश कर रहा है आत्मनिर्भर भारत के प्रयास से। तो ये कर रहे हैं काम, और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। जब भी कोई बुरा समय आता है ना, उसके बाद बहुत, या तो आदमी बहुत अच्छा कर लेता है तो खत्म ही हो जाता है। तो
हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारा पास ऐसा नेतृत्व है आज जिसको पूरा विश्व जिसकी ओर देख रहा है। तो उन्होंने एक बात कही थी, मुझे याद आता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब एक है तो कुछ कहते हैं इसमें आधा ग्लास पानी है और कुछ कहते हैं आधा ग्लास पानी नहीं है, आधा भरा है आधा खाली है। उनकी जो सोच है वो ये कहते हैं ये ग्लास आधा पानी से भरा है आधा हवा से भरा है। तो जब हमारे पास इतना पॉजिटिव नेतृत्व है तो हमारी चीजें भविष्य में और अच्छी होंगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मुझे लगता है सर कि मैं कहीं ना कहीं मेरी बात आपको संतुष्ट कर सकी होंगी सर। अनुभव बहुत अच्छा। गौरव जी, आपने बहुत अच्छा अपने विचारों के माध्यम से बताया। मेरा ऐसा मानना है कि मैं जब आज के वर्षों पहले स्कूल में पढ़ता था, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ने के बाद हमारे यहाँ एक नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होती थी। अभी आपने उस पर बड़ा अच्छा प्रकाश भी डाला। तो उस जो नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होती थी उसमें किन विचारों को व्यक्त करते थे हमारे जो शिक्षक महोदय या महोदया थी, वो यही कहते थे कि यदि आप पीसफुल हैं, यदि आप खुश हैं, यदि आप अपने अंदरूनी लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हमें गॉड गिवन कुछ इक्विपमेंट्स दिए हैं जिनको हम सेंसेस कहते हैं, लेकिन आज हमारी शिक्षा में चाहे आप औद्योगिकी की बात करें, चाहे आप विश्वविद्यालय की बात करें, आज जब वो बच्चे बाहर निकलते हैं, जैसे आज जिस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अभी शिशिर जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हमें अपनी शिक्षा को इस तरीके से विकसित नहीं करना है कि आप मेरिट होल्डर बने। कहते हैं ना, यू शुड नो व्हाट यू नो एंड यू शुड नो व्हाट यू डोंट नो। तो ये जो व्हाट यू डोंट नो है, उस तरीके की चीजों को विकसित आज हमारे विद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में या उद्योग में कहीं पर भी नहीं किया जाता है, और ये एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन और तनाव का कारण भी होता है। मैं लास्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, क्योंकि आप एक यंग हैं, शिशिर जी के पास एक जीवन का बेशुमार अनुभव है, और चाणक्य यदि उनको कहा अभय जी ने, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो सब रिफ्लेक्ट हो रहा, या तो उनके अनुभव से, या उनके शब्दों से, या उनके विचारों से, या उनके जो भी विजन थे जिसको वाइब्रेशंस कहते हैं, हम वो अनुभव कर रहे थे। आप एक युवा के आइकन हो सकते हैं। अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि यदि हीरो हम फिल्म स्टार को मानते हैं या क्रिकेटर को मानते हैं, शिक्षक को क्यों नहीं मानते? क्योंकि इस देश को बनाता तो शिक्षक ही है। मैं भी शिक्षक रहा हूं। उस नैतिक मूल्यों का जो हमारे गॉड गिवन इक्विपमेंट्स हैं, आज उनको एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि जब तक वो डेवलप नहीं किए जाए, जैसे अभी आपने एक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात कही आपने कि आत्मनिर्भर देश, पर कैपिटा इनकम स्वरोजगार से, स्टार्टअप से बड़ा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। और आप ये बात बिल्कुल एग्री कर रहा था और बड़ा मजा भी आ रहा था अंदर कि हमारा स्वभाव नौकरी करने का है भी। बेसिकली हम एक लीडर हैं, हमारा स्वभाव है लीड करने का, सोसाइटी को कुछ देने का, लेकिन वो चीजें मिसिंग क्यों है? क्या हमारे शिक्षा में थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, अवचेतन मन की शक्ति जैसी किताबें, रिच डैड पुअर डैड, ये किताब में जब पढ़ रहा था तो मैंने उस किताब में ये देखा कि रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर थे वो एक जापानी राइटर है, गौरव जी, और उसपे उन्होंने ये कहा कि 95% जो गार्डियन वो अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं, वो 5% गार्जियन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। और एक तरफ उन्होंने रिच डैड रख दिया 5% और 95% पुअर डैड रख दिया। जब मैं उस किताब को खत्म किया तो मुझे ऐसा लगा, मैं भी एक व्यवसायी हूँ, तो मुझे लगा शायद मैं एक उदाहरण के तौर पे रिच डैड के साइड में होऊंगा। लेकिन उस किताब को पढ़ने के बाद मेरे को ये पता चला कि मेरे जैसा पुअर डैड तो कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इतनी बड़ी शिक्षा लेने के बाद एक्टिव इनकम के लिए, यानी एक एम्प्लॉय की तरह एक्टिव इनकम जनरेट करता हूँ। व्हाट इज द सिक्योरिटी इन माय लाइफ?
क्या सुरक्षा है? यदि मेरे को कुछ हो गया तो मेरा परिवार कहाँ होगा? तो उस किताब में ये लिखा गया कि 90 और एक और चीज उन्होंने मेंशन किया कि दुनिया के जो 95% लोग हैं वो नौकरियां मांगते हैं 5%, और दुनिया के 5% लोग 95% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। तो क्या हमारे शिक्षा इस तरीके का एक सिलेबस क्रिएट किया जा सकता है, जहां मैंने जैसा कि बोला, यदि इफ यू वांट टू चेंज द फूड यू हैव टू चेंज द रूट। यस, तो क्या हमारे रूट लेवल पे इस तरीके का एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है? क्योंकि ये संभव है कि नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन किया जा सकता है। इस पर मैं थोड़ा सा आपके विचार सुनना चाहूंगा। अभय जी मैं बोलूं पहले? सर बोल लीजिए, आप ही बोलिए सर। ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसमें कुछ बताना चाहूंगा। त्रिपाठी जी से मैं मेल खाता हुआ हमारे पिताजी और बुजुर्गों ने बताया है, उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भी। पहले कहा जाता था कि जो खेती है उसमें आप अपने मालिक हैं, इसलिए सबसे उत्तम वो माना जाता था। व्यापार उसके बाद माना जाता था और नौकरी को बिल्कुल निम्न स्तर का चीज माना जाता था। इसलिए मैं आपके पॉइंट को रीइंफोर्स कर रहा हूं कि बिल्कुल हमारी प्रकृति में कभी भी नौकरी ना रही है। नेतृत्व की क्षमता से ओतप्रोत हम लोग रहे हैं और हमने पूरे विश्व गुरु का दर्जा था हमारे को। ये बीच में जो लोग आए और आक्रांता आए, उन्होंने बहुत हमारे शिक्षा पद्धति के साथ, हमारे विचारों के साथ बहुत सारा खेल कूद किया और उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि नैतिक शिक्षा के बारे में सिंह साहब ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, नैतिकता तभी आ सकती है जबकि एक शिक्षक अपना स्व उदाहरण प्रस्तुत करेगा। मैंने आपको कहा था इंग्लिश का एक कोटेशन, व्हाट यू आर साउंड सो लाउडली इन माय ईयर दैट आई कैन नॉट लिसन व्हाट यू से। आप जो बोलेंगे बच्चों को वो नहीं सुनेगा। अभी नैतिकता कहाँ से शुरू होती है? नैतिकता घर से शुरू होती है। पिताजी ऑफिस में काम कर रहे हैं और फोन आता है कि तुम्हारे पिताजी चले कि नहीं चले, तो बच्चा फोन पर कहता है पापा जी कह रहे हैं कि वो ऑफिस चले गए। तो क्या सोचेगा बच्चा? तो बड़ा कंफ्यूज्ड है कि क्या हमें सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए। झूठ बोलेंगे तो ठीक है, सच बोलेंगे तो ठोकाई लगेगी। सो दे do what they see in their vicinity, in their environment. शिक्षक के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक वर्ड है watch, WATCH. W stands, it is an acronym, stands for words, A stands for action, T for thought, C for conduct और H for heart. जो हमारे दिल से निकले वो हमारे विचारों में, एक्शन में दिखाई दे लोगों को। तो हम, जैसे हमारे पुराने जमाने में बताया जाता था, मनसा वाचा कर्मणा, जो एक होता है उसी को कोई लोग कहते हैं ये अच्छा शिक्षक है, अच्छा व्यक्ति है। तो ये बहुत ही जरूरी है वाच रखना। और ये बात बिल्कुल सही है कि यूनिवर्सिटी या स्कूल या शिक्षा प्रणाली का काम चरित्र निर्माण करना है, न कि उनको फैक्ट्स बताना। अभी तक हमारी शिक्षा में कमजोरी क्या है? किसी ने ये नहीं बताया कि कैसे सोचें, दूसरा ने क्या सोचा उस फैक्ट को हम बोलते हैं कि याद करो और लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। सोचने के तरीके के ऊपर आज तक हमने कभी जोर नहीं डाला अपने पढ़ाई लिखाई के माध्यम में। है अगर काबिलियत बढ़ेगी, एबिलिटी बढ़ेगी, तो लोग स्वयं अपने आप को इतने एबल बनाएंगे कि जैसे स्टार्टअप इंडिया, हम भी अभी एक स्टार्टअप चला रहे हैं त्रिपाठी जी, और बहुत अच्छा चल रहा है हमारा और फर्स्ट क्लास चल रहा है। मेरा 68 साल का उम्र हुआ, मैं 65 साल में एक एंटरप्रेन्योर बना हूँ, नौकरी वगैरह करके, पढ़ाई लिखाई करके। 30 साल में सेना में था, EME कोर था, उसमें था, तो मुझे पता है। और आज के दिनों में मैं बता रहा हूं कि चारों तरफ
खास करके आप जाएंगे किसी भी स्टेट में, आप बच्चों से बात करें, वो सब एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं और छोटी छोटी कंपनी इतनी सफलतापूर्वक चला रहे हैं। और इतने इंक्यूबेशन सेंटर है हर एक कॉलेज में आजकल। उन्होंने ठीक कहा है, हर एक कॉलेज में फंड मिली है, इंक्यूबेशन सेंटर है, ओरिजिनल आइडिया है, आपको फंडिंग की जाती है, इंक्यूबेट कीजिए अपने आइडिया को, प्रोटोटाइप में डेवलप कीजिए, देन वेंचर कैपिटलिस्ट आपके लिए हाथ उठाकर खड़ा है कि कैसे आपको फंड करेगा और कैसे आपको आगे बढ़ाएगा। तो हमें धनात्मक ढंग से सोचना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि फिर से हम एक बार विश्व गुरु बनने की तैयारी में लगे हुए हैं और शिक्षा पद्धति में भी सुधार हो रहा है। हम सबको अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। हम अगर सुधर जाएंगे, हम में अगर नैतिकता आ जाएगी, तो हमारे चारों तरफ के लोगों में भी नैतिकता आ जाएगी। हमें खुद अपना उदाहरण प्रस्तुत करना होगा समाज के सामने में। शिक्षकों को थोड़ी ज्यादा इज्जत देनी होगी, थोड़ा सम्मान देना होगा। जो राष्ट्र शिक्षकों का सम्मान देता है, एक खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस हो गया, तालियां बज गई, फूल मिल गए, खत्म हो गया। एक्चुअल सम्मान जो होती है वो जमीन पर होना चाहिए उनका। और इसी तरीके से नैतिकता में भी हम आगे बढ़ेंगे, हम रोजगारीकरण में भी आगे बढ़ेंगे। और आजकल का युवा का सोच बदल रहा है। मैं बिहार के बहुत युवकों को अभी एड्रेस किया हूँ 20 दिन पहले, और मैंने देखा है कि उसमें 40% लोग नौकरी नहीं करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं। मैंने बहुत लोगों को राय भी दी है कि क्या क्या काम करना है, कैसे काम करना है, और उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनकी मेंटरिंग कर रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ। चीजें बड़ी अच्छी रूप ले रही है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हमारा देश अगेन उन्नति के उच्च शिखर पर होगा और हमें लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जी, अब आप बताएं। सर आपने सब बोल दिया, मेरे लायक में बचा नहीं बोलने के लिए अब। और नहीं, आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ सर। और एक चीज नैतिकता की बात है सर, तो ठीक है, मेरे पिताजी भी, मैं भी शिक्षक फैमिली से ही हूँ सर। मेरे पिताजी प्रधानाचार्य थे, अभी 3-4 साल पहले रिटायर हो गए। तो ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि नैतिकता हमें घर से मिलती है। जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो मैं यह सोच के करता हूँ कि इसका असर मेरे पिताजी पे, मेरी माताजी पे क्या पड़ेगा, या मैं जिनके साथ हूँ उनके ऊपर क्या पड़ेगा। और नैतिकता की जहाँ बात आती है, गलती हम ये करते हैं कि सारी नैतिकता हम अपनी बेटियों को बता देते हैं, बच्चों को। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है सर कि जिस प्रकार हम लड़कियों से, अभी जब एक लड़की पैदा होती है तो आप देखेंगे लड़की और एक छोटा बच्चा लड़का पैदा होता है, बचपन में ज्यादा तेज होती हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो गई है सर कि लड़की जब बड़ी हो जाती है तो उसको ये भी नहीं मालूम होता कि हमारे गली के नुक्कड़ पे कौन सा दुकान खुली है, नई कौन सी नहीं, क्योंकि वो सर झुका के जाती है और सर झुका के चली आती है। तो ये सारी चीजें हैं सर। खैर, वो एक अलग विषय है। मैं बस ये नैतिकता की बात हो रही थी, मैं उसको बता रहा था। शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था हमारे समाज की बैकबोन है सर, ये रीढ़ की हड्डी है। और रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर होगी तो सर ये जो समाज रूपी शरीर है ये कमजोर होगा। शिक्षकों के प्रति भी सरकार को थोड़ा और संवेदनशील होना पड़ेगा। जब शिक्षक सिर्फ और सिर्फ ये धनार्जन के चक्कर में पड़ जाएगा सर, तो शिक्षा की स्थिति खराब होगी। और आने वाले समय में हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि लोगों, अच्छा आपने भी बताया सर कि अब कक्षा 5 और 6 में भी नया कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें तकनीकी शिक्षा को के विषय में और ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आने वाले समय में चीजें और अच्छी होंगी सर, यही उम्मीद करते हैं सर, यही प्रार्थना भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जनादेश एक्सप्रेस लाइव के इस शिक्षा के बाजारीकरण के मुद्दे पे जो बहस आज हुई, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों ने निश्चित तौर पे एक अच्छा ऐसा संदेश दिया जिससे युवाओं को और अभिभावकों को बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस समय देने के लिए आप लोगों को पुनः एक बार
आभार व्यक्त करना चाहता हूं और हम उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार का कभी भी कोई भी हम कार्यक्रम लाएं तो आप लोगों से दिशा निर्देश जरूर लें, क्योंकि आपके वक्तव्य जो हैं वास्तव में इतने बेहतरीन हैं और इतने संदेशात्मक हैं कि जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो भी बताया बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन जो ये शिक्षा का बाजारीकरण टॉपिक आज उठाने का मकसद था हमारे चैनल का, ये उठाने का मकसद ये था कि आज के डेट में जो लोग अपने जीवन यापन के लिए बहुत ही संघर्ष करके अपना कम से कम जीविका उपार्जन कर रहे हैं, वैसे लोगों को इस स्कूली व्यवस्था और अन्य जो पठन पाठन की प्रक्रिया है उसमें जिस प्रकार से आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से जो प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही हैं, उसको लेकर के हमने इस मुद्दे को उठाया था। और निश्चित तौर पे आप लोगों ने जो भी संदेश दिया लोग इससे संतुष्ट होंगे और नेक्स्ट कार्यक्रम में इससे शिक्षा से ही संबंधित एक अन्य मुद्दे पे हम बैठेंगे आपके साथ और चाहेंगे कि उसमें कुछ लोग, कुछ बच्चे भी और कुछ अभिभावक जो आपसे सवाल करेंगे उनका आप जवाब देंगे। और संघर्षण मिश्र जी जो आप जुड़े हुए हैं बहुत देर से, आपको हम लोग नहीं सुन पाए क्योंकि अब समय हम लोगों का जो इसका टाइमिंग का था वो टाइमिंग समाप्त होने के कगार पे है, तो हम चाहेंगे कि कुछ थोड़ा बहुत आप भी अपने वक्तव्यों को रखें और लिमिट शब्दों में, क्योंकि इसको समाप्त के बाद हमारा एक और शो है उस पर भी हम लोगों को बैठना है। और पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे जो आप लोगों ने जनादेश एक्सप्रेस लाइव को अपना समय दिया। निश्चित तौर पे हम हर उन बिंदुओं को लेकर के आपके सामने लेकर आने का प्रयास करेंगे जिससे समाज का विकास हो सके, युवाओं का विकास हो सके, शिक्षा को एक अच्छा आयाम मिल सके। और अनवरत हम इस कार्यक्रम को लेकर आप सबके बीच उपस्थित रहेंगे और आपसे आपके सहयोग और सानिध्य के हम हमेशा अपेक्षित रहेंगे कि आपका सहयोग और सानिध्य हमें और हमारे पाठकों को मिलता रहे। मिश्रा साहब, आप अपने वक्तव्यों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर रखने का प्रयास करें। मिश्रा जी। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सौरभ भैया ने जितनी वो कहीं ना कहीं तक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो शिक्षा का बाजारीकरण है इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो डिग्री आधारित शिक्षा हो चुकी है, क्योंकि कहते हैं क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी नहीं बढ़ रही है। और हमारे यहाँ क्वालिटी की बहुत बड़ी चीजें होनी चाहिए। जैसे मैं तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका एक अभिभावक का भी देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे अभिभावक है, अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, 3 ही स्टेट की चर्चा करूंगा कि अभिभावक होता है, बच्चे का कहते हैं किस सेक्टर में उसका रुचि है उसको नहीं देखता है। जैसे शिक्षा को उसके ऊपर थोप दिया जाता है, चलो कुछ भी आप नहीं करो, एडमिशन करा लो, परीक्षा दे आना। तो वहां पे क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है, और जो कि शिक्षा को बाजारी रूप में देने के लिए क्वालिटी की जरूरत, अगर क्वालिटी बढ़ेगी तो बाजारीकरण खत्म होगा। यहाँ पे क्वांटिटी है। और जैसे आज के सेक्टर में रहा गवर्नमेंट सेक्टर, मैं तो ये कहता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में कितने के ही जो ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये हम पर्टिकुलर 3 ही स्टेट की बात करेंगे, वो अपने बच्चों को कितने स्तर तक सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि वहां पे जब वो पढ़ाएंगे नहीं तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा कैसे। वहां पे टीचर्स को सैलरी दी जाती है। इसीलिए मेरा तो सरकार से कई बार मैंने इस चीज को डिस्कशन भी किया कि उनके ऊपर एक प्राइवेट बॉडी बैठा दी जाए जिसमें टाइम टू टाइम इनकी समीक्षा की जा सके और एजुकेशन लेवल को लेके उसके क्वालिटी को बढ़ाया जाए और उसकी रिपोर्ट टाइम टू टाइम भारत सरकार को या उस प्रदेश की सरकार को भेजा जाए। बस यही इतनी मेरी सुझाव है और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। अब आप लोग से हम बताना चाहते हैं, जैसे अभी डिजिटल क्लासेज की बातें हो रही है, ऑनलाइन क्लासेज की, तो इस पे एक छोटा सा प्रकाश, चूंकि अगले एपिसोड में हम उसी मैटर को लेके आएंगे। हमारा देश तो तेजी से बढ़ रहा है, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन एक तरफ से अगर देखा जाए जो ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही हैं, हम 3G लाए अपने देश में। 3G जब आया तो स्पीड की कोई व्यवस्था नहीं थी, हमने तुरंत 4G ला दिया, स्थितियां वही थी। अब 5G, 6G, 8G और 10G तक भी चले जाएंगे तो ये G वाला बढ़ोतरी तो हम करते जा रहे हैं, लेकिन स्पीड कहां से लाएंगे। और जो सुदूर जगहों पे गांव में बैठा हुआ बच्चा है वह ऑनलाइन क्लासेज कैसे ले सकता है।
एक समस्या आएगी, ये बहुत बड़ी समस्या आएगी, और हम ये डिजिटल इंडिया पे बात करेंगे अगले अंक में हम। और डिजिटल इंडिया पे बेहतर तरीके से बैठेंगे कि कुछ वैसे लोग भी हमारे साथ रहेंगे जिनको दिक्कतें हो रही हैं, जिनके पास अभी भी गांव में अगर देखा जाए तो बच्चों के पास पढ़ने के लिए किसी तरह से माँ बाप खेत बेच करके, आज बंधक रेहन होता है गांव देहातों में, वो रख के पैसे की व्यवस्था करता है कि बेहतर विद्यालयों में हम उसका नामांकन करा सके और जिससे बढ़िया पढ़ाई कर सके। लेकिन उसके पास आज भी वही मोबाइल है, वो छोटा वाला, जिसमें कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक, कहीं किसी चीज की व्यवस्था नहीं है, और वो उससे काम चला रहा है। तो वैसे स्थिति में वो लोग डिजिटल कैसे पठन पाठन करेंगे, हम आगामी अंक में, आने वाले अगले अंक में इस पे हम बहस करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, और आप लोगों ने हमको समय दिया। जनादेश एक्सप्रेस लाइव आप सबका अभिनंदन करता है और पुनः आपके सहयोग की अपेक्षा करता है। नमस्कार। नमस्ते।